एक सवाल से शुरू करते हैं, सोच के देखिए। एक लैब में दो बॉटल्स हैं, दोनों में एक कलरलेस लिक्विड है। दिखने में, स्मेल में हर तरह से बिल्कुल एक जैसे, लेकिन उनमें से एक वो है जो बेवरेजेस में यूज होता है और दूसरा इतना जहरीला है कि मतलब अंधापन या मौत भी हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? और इसका जवाब वो उनके नाम में ही छिपा है, एथेनॉल और मिथेनॉल। सिर्फ एक लेटर का फर्क, एम और ई का, लेकिन ये जिंदगी और मौत का सवाल बना देता है। एग्जैक्टली और आज हम इसी राज को खोलने वाले हैं। हमारे पास यूनिट 7 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर से जुड़े कुछ सोर्सेज हैं और हम इन्हीं के बेसिस पर नॉमेनक्लेचर के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ केमिस्ट्री के कुछ रूल्स नहीं है ना, ये तो और उसकी पूरी पहचान बता सकते हैं। ये रटने का टॉपिक बिल्कुल नहीं है, ये लॉजिक का एक बहुत खूबसूरत सिस्टम है। तो मतलब अगर नॉमेनक्लेचर समझ आ गया तो एग्जाम्स में जो मल्टी स्टेप सिंथेसिस प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉल्व करना आसान हो जाएगा, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। सही पकड़े हैं। कंफ्यूजन खत्म, क्लैरिटी शुरू। तो चलिए इस भाषा को सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में ये नॉमेनक्लेचर है क्या? मुझे हमेशा से थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है ये। इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त का घर ढूंढ रहे हैं। वो आपको बताता है मेरा घर उस बड़े से पेड़ के पास है। अब ये जानकारी मतलब काफी वेग है, हो सकता है आप गलत घर पहुंच जाएं। ये हुआ एक कॉमन नेम। हाँ बिल्कुल, उस पेड़ के पास तो 10 घर हो सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपका दोस्त आपको एकदम सटीक एड्रेस दे, हाउस नंबर 42, ओक लेन, ब्लॉक 3, तो कोई कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सीधा उसी घर पर पहुंचूंगा, एकदम सटीक। बस यही IUPAC नॉमेनक्लेचर है। ये हर केमिकल कंपाउंड का यूनिक यूनिवर्सल एड्रेस है। बड़े पेड़ के पास वाला घर एक कॉमन नेम है, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन प्रोपैन 2 ओल उसका IUPAC एड्रेस है, एकदम सटीक, जिसे दुनिया का कोई भी केमिस्ट पढ़कर एक ही स्ट्रक्चर बनाएगा। ओके, तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, एक पूरा फॉर्मूला है जो नाम में ही छुपा हुआ है। तो इस फॉर्मूला के पार्ट्स क्या क्या हैं? ये प्रोपैन 2 ओल नाम हमें क्या क्या बताता है? बहुत अच्छा सवाल है। पार्टिकल लेवल पर ये नाम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एनकोड करता है। किसी भी IUPAC नेम के मुख्यतः 3 हिस्से होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। वर्ड रूट, या जिसे हम बेस नेम कहते हैं, जैसे प्रॉप, ये बताता है कि सबसे लंबी कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं। मेथ मतलब 1, ईथ मतलब 2, प्रॉप मतलब 3। अच्छा। फिर आता है सफिक्स, जैसे ऑल, ये बताता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ऑल का मतलब है कि ये एक अल्कोहल है, यानी इसमें एक OH ग्रुप है। और प्रीफिक्स और नंबर्स जैसे 2 ये बताते हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप या कोई साइड ब्रांच कहाँ लगी हुई है। दिलचस्प। तो आप कह रही हैं कि नाम को अगर हम हिस्सों में तोड़ दें तो हम मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब पेंटान 2 ऑल का मतलब हुआ पेंट यानी 5 कार्बन की चेन, ऑल मतलब अल्कोहल ग्रुप और 2 मतलब ये ग्रुप दूसरे कार्बन पर लगा है। एब्सोल्युटली परफेक्ट। आपने अभी IUPAC की भाषा को डीकोड कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी उलझन तो तब होती है जब कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स आमने सामने आते हैं ना। जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ज्यादा सुनने में आता है प्रोपैन 2 ऑल से। एग्जाम्स में कौन सा यूज करना है? यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। देखिए, एग्जाम्स के लिए जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है, IUPAC नॉमेनक्लेचर एक सिस्टमैटिक तरीका है। अल्कोहल्स के लिए पेरेंट एल्केन के नाम के आखिर का ई हटाकर ओल लगाया जाता है। ओके। और OH ग्रुप की पोजीशन एक नंबर से बताई जाती है। फिनोल्स के लिए सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े OH ग्रुप वाले स्ट्रक्चर को ही पेरेंट मान लिया जाता है और उसका नाम है फिनॉल। और ईथर्स, जहाँ ऑक्सीजन एटम 2 कार्बन चेन्स के बीच में होता है, उन्हें एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूटेड एल्केन की तरह नाम दिया जाता है। अच्छा। तो याद रखें, कॉमन नेम्स सिर्फ शॉर्टकट्स हैं जो अक्सर एम्बिग्यूटी पैदा करते हैं। IUPAC नेम्स ही वो सिस्टमैटिक लैंग्वेज है जो एग्जाम्स और साइंस में चलती है। इस सिस्टम को याद रखने का कोई और मजेदार तरीका है, कोई एनालॉजी? हाँ, एक बहुत बड़ी एनालॉजी है। IUPAC नोमेनक्लेचर को एक रेसिपी की इंग्रेडिएंट लिस्ट की तरह सोचिए। रेसिपी? ओके। हाँ, जो सबसे लंबी कार्बन चेन है वो आपका मेन इंग्रेडिएंट है, जैसे केक बनाने के लिए मैदा। जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे -OH
वो उस रेसिपी का की फ्लेवरिंग है, जैसे वनीला एसेंस। अच्छा, ठीक है। पोजीशन नंबर जैसे 2- या 3- ये बताता है कि वो फ्लेवरिंग कहाँ, मतलब किस जगह डालनी है। और जो प्रीफिक्सेस हैं जैसे मिथाइल, इथाइल, वो है एक्स्ट्रा टॉपिंग्स जैसे चॉकलेट चिप्स या नट्स। वाह, ये तो बहुत शानदार तरीका है। तो 4-मेथिल पेंटेन 2-ऑल का मतलब हुआ 5 कार्बन का मैदा यानी पेंट, जिस पर दूसरे कार्बन पर वेनिला एसेंस यानी 2-ऑल डाला है, और चौथे कार्बन पर चॉकलेट चिप्स मतलब 4-मेथिल भी डाले हैं। एग्जैक्टली। देखिए कितना आसान हो गया, और आपकी एनालॉजी को एक कदम और आगे ले जाते हैं। IUPAC के जो रूल्स है ना, वो उस रेसिपी की ग्रामर है। आप इंग्रेडिएंट्स को किसी भी ऑर्डर में नहीं लिख सकते। एक सेट फॉर्मेट है ताकि दुनिया का हर शेफ यानी केमिस्ट उसे पढ़कर एक ही डिश यानी मॉलिक्यूल बना सके। लेकिन ये सिस्टम इतना फॉर्मल, इतना रूल बेस्ड बनाया ही क्यों गया? मतलब कॉमन नेम से काम क्यों नहीं चल रहा था? What's fascinating here is ये सिस्टम एम्बिग्विटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। इसके बिना अगर मैं कहूँ 5 कार्बन वाला अल्कोहल, तो इसका क्या मतलब होगा? OH ग्रुप पहले कार्बन पर है, दूसरे पर या तीसरे पर, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो पूरी तरह बदल जाएगा। हाँ, ये तो है। पेंटेन 1-ऑल, पेंटेन 2-ऑल और पेंटेन 3-ऑल तीनों ही 5 कार्बन वाले अल्कोहल हैं, पर तीनों अलग-अलग कंपाउंड्स हैं। प्रिसाइजली 19th सेंचुरी के एंड तक केमिस्ट्स अपने अपने हिसाब से कॉमन नेम्स यूज करते थे, जिससे बहुत केओस होता था। कोई एक कंपाउंड जर्मनी में किसी और नाम से जाना जाता था और अमेरिका में किसी और नाम से। फिर 1892 में जिनीवा में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC, राइट। हाँ, उन्होंने मिलकर रूल्स का एक सेट बनाया ताकि साइंस की कम्युनिकेशन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये साइंस के लिए ग्लोबल लैंग्वेज बनाने जैसा था। चलिए इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास लेगो के 5 नीले ब्लॉक्स हैं, जो एक लाइन में लेफ्ट टू राइट रखे हैं। ये हमारी कार्बन चेन हो गई। ठीक है, और हम उन पर नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5। अब ब्लॉक नंबर 2 पर मैं एक लाल ब्लॉक जोड़ देता हूं। ये हमारा OH ग्रुप हो गया। तो अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? चलिए रेसिपी वाले तरीके से सोचते हैं। मेन इंग्रेडिएंट 5 ब्लॉक्स मतलब पेंट। सारे ब्लॉक्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन। पेंटेन, ठीक है। की फ्लेवरिंग यानी लाल ब्लॉक पोजीशन 2 पर है तो 2, और लाल ब्लॉक एक OH ग्रुप है तो सफिक्स हुआ ऑल। सबको ग्रामर के हिसाब से जोड़ दें तो नाम बना पेंटेन 2-ऑल। परफेक्ट। अब एक ट्विस्ट डालते हैं। अगर ब्लॉक नंबर 4 पर एक छोटा सा हरा ब्लॉक, मान लीजिए मिथाइल ग्रुप, भी लगा हो तो? बढ़िया सवाल। अब हमें अपनी रेसिपी में टॉपिंग्स भी ऐड करनी होंगी। सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस हम नाम के शुरू में टॉपिंग का नाम और उसकी पोजीशन बता देंगे। तो नाम हो जाएगा 4-मेथिल पेंटेन 2-ऑल। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स यानी टॉपिंग्स, फिर पेरेंट चेन यानी मेन इंग्रेडिएंट, और आखिर में फंक्शनल ग्रुप यानी फ्लेवर। हाँ, ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब उन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स पर आते हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी, मेथेनॉल और इथेनॉल। हाँ, दोनों कलरलेस लिक्विड्स हैं, पर एक यानी मेथेनॉल जहरीला है और दूसरा इथेनॉल बेवरेजेस का एक्टिव इंग्रेडिएंट है। उनके IUPAC नाम उनके स्ट्रक्चर का फर्क साफ बताते हैं। मेथेनॉल 1-ऑल मतलब 1 कार्बन, राइट। और इथेन 1-ऑल यानी 2 कार्बन। हमारी बॉडी के मशीनरी, हमारे एंजाइम्स इस एक कार्बन के फर्क को पहचान लेते हैं। ये फर्क इतना बड़ा कैसे हो जाता है सिर्फ एक कार्बन से? जब मेथेनॉल हमारी बॉडी में जाता है तो हमारा लिवर उसे मेटाबोलाइज करके फॉर्मल्डिहाइड बना देता है, जो कि बेहद टॉक्सिक है और ब्लाइंडनेस या डेथ कॉज कर सकता है। वहीं एथेनॉल मेटाबोलाइज होकर एसिटाइलडिहाइड बनाता है, जिसे बॉडी आगे सेफली प्रोसेस कर लेती है। तो यहाँ नॉमेनक्लेचर लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन दे रहा है। नाम का फर्क असल में जहर और दवा का फर्क बता रहा है। वाओ! और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो इसका महत्व और भी ज्यादा होगा, जहां एक गलत मॉलिक्यूल जानलेवा हो सकता है। ओह एब्सोल्युटली। प्रोपैन 1-ऑल और प्रोपैन 2-ऑल का एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों का फॉर्मूला C3H8O सेम है, पर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। प्रोपैन 1-ऑल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, जबकि प्रोपैन 2-ऑल, जिसे हम आइसोप्रोपैनॉल या रबिंग अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अच्छा, रबिंग अल्कोहल।
हाँ, वो एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। तो जो हम चोट पर लगाते हैं वो आइसोप्रोपेनॉल असल में प्रोपैन 2-ऑल है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके नाम में 2 का इतना बड़ा मतलब है। इसका मतलब है कि OH ग्रुप बीच वाले यानी दूसरे कार्बन पर है। एग्जैक्टली और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में ये प्रिसिजन और भी क्रिटिकल हो जाती है। कई दवाएं आइसोमर्स के रूप में मौजूद होती हैं, जहां एक आइसोमर जैसे R-ibuprofen इफेक्टिव होता है और दूसरा S-ibuprofen या तो इनएक्टिव होता है या हार्मफुल भी हो सकता है। ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को सिस्टमैटिक IUPAC नेम की वजह से ही पता होता है कि कौन सा एग्जैक्ट आइसोमर बनाना है जिससे कोई डिजास्टर ना हो। अब फिनॉल्स और ईथर्स की भी बात कर लेते हैं। उन्हें अक्सर थोड़ा मुश्किल माना जाता है। फिनॉल का नामकरण कैसे काम करता है? OH ग्रुप ही फिनॉल कहलाता है, तो फिनॉल खुद पेरेंट नेम है। अब अगर रिंग पर कोई और ग्रुप लगा है तो हम OH वाले कार्बन को पोजीशन 1 मानकर नंबरिंग शुरू करते हैं। जैसे अगर पोजीशन 2 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हो तो इसका IUPAC नेम होगा 2-मिथाइल फिनॉल। बहुत सिंपल। इंटरेस्टिंगली इसका एक कॉमन नेम भी है, ऑर्थोक्रीजॉल या ओक्रीजॉल, जो इंडस्ट्री में काफी यूज होता है। यहाँ ऑर्थो का मतलब है कि ग्रुप्स 1 और 2 पोजीशन पर हैं। अच्छा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। हाँ, इसी तरह 1-3 पोजीशन के लिए मेटा और 1-4 के लिए पारा यूज होता है, लेकिन IUPAC सिस्टम नंबर्स का इस्तेमाल करता है जो ज्यादा क्लियर है। ठीक है, ये समझ आ गया। और ईथर्स, वो तो स्ट्रक्चर में ही अलग हैं, ROR- टाइप के। ईस्टर्स का रूल भी बहुत लॉजिकल है। यहाँ ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो 2 कार्बन चेन्स हैं, उनमें से लंबी वाली चेन को पेरेंट एल्केन माना जाता है और छोटी वाली चेन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर एक सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाता है, जिसे एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, जैसे CH3O CH2CH3। जरूर। यहाँ ऑक्सीजन के एक तरफ एक कार्बन की चेन है यानी मीथाइल और दूसरी तरफ 2 कार्बन की चेन इथाइल है। लंबी चेन कौन सी है? इथाइल चेन। तो पेरेंट एल्केन हुआ ईथेन और जो छोटा वाला ग्रुप ऑक्सीजन के साथ है CH3O, वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया। एक कार्बन के लिए मेथ और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, तो ये बना मिथॉक्सी ग्रुप। अब ये मिथॉक्सी ग्रुप ईथेन चेन के पहले कार्बन पर लगा है, तो पूरा नाम हुआ मिथॉक्सी ईथेन। मिथॉक्सी ईथेन मतलब लंबी चेन पेरेंट और छोटी चेन ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रीफिक्स। ये तो काफी लॉजिकल है। मुझे लगता है अब एग्जाम के लिए कुछ की रूल्स को पक्का कर लेना चाहिए। हाँ, चलिए कुछ एग्जाम सेफ क्लैरिटी लाइंस पर फोकस करते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, IUPAC नेम में हमेशा लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को बेस नेम की तरह चुनते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप शामिल हो। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इससे नेमिंग में कंसिस्टेंसी रहती है और एम्बिग्यूटी खत्म होती है। ओके। दूसरा नियम, नंबरिंग हमेशा उस एंड से शुरू करते हैं जो मेन फंक्शनल ग्रुप यानी OH के सबसे पास हो, सब्स्टिट्यूएंट्स को नहीं। फंक्शनल ग्रुप को VIP ट्रीटमेंट मिलता है। डू नॉट कंफ्यूज दिस। कई बार स्टूडेंट्स ब्रांच को प्रायोरिटी दे देते हैं और नंबरिंग गलत कर देते हैं। तो मतलब अगर एक तरफ मिथाइल ग्रुप कार्बन 2 पर हो और दूसरी तरफ से OH ग्रुप कार्बन 3 पर हो, तो हम OH को प्रायोरिटी देंगे और उधर से नंबर करेंगे जहां से उसे छोटा नंबर मिले। एकदम सही। OH ग्रुप की पोजीशन का नंबर छोटा होना चाहिए। तीसरा, अल्कोहल्स के लिए OH ग्रुप का पोजीशन नंबर हमेशा मेंशन करना जरूरी है। सिर्फ पेंटेनॉल लिखना गलत है क्योंकि वो एम्बिग्यूअस है। आपको पेंटान 1 ऑल या पेंटान 2 ऑल लिखना होगा। गॉट इट। और चौथा, ईथर्स के लिए हमेशा याद रखें, लंबी चेन पेरेंट है, छोटी चेन सब्स्टिट्यूएंट है। गलती से छोटी चेन को पेरेंट मत बना देना। ये सारे पॉइंट्स बहुत काम के हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समराइज करें तो हमने सीखा कि IUPAC नेम सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है, ये तो एक मॉलिक्यूल की पूरी कहानी है, उसका ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। हमने देखा कि नॉमेनक्लेचर केमिकल कंपाउंड्स को नाम देने का एक यूनिवर्सल सिस्टम है जो उनके स्ट्रक्चर को बिना किसी कंफ्यूजन के बताता है। हमारी रेसिपी वाली एनालॉजी याद रखें, जहां कार्बन चेन मेन इंग्रेडिएंट है, फंक्शनल ग्रुप फ्लेवरिंग है और पोजीशन नंबर बताता है कि उसे कहां ऐड करना है। और मिथेनॉल वर्सेस इथेनॉल का एग्जाम्पल ये दिखाता है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड में लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ एक कार्बन का फर्क जो उनके नाम मिथेनॉल वर्सेस इथेनॉल में साफ दिखता है
उनकी टॉक्सिसिटी को पूरी तरह बदल देता है। और सबसे क्रिटिकल एग्जाम रूल, हमेशा लॉन्गेस्ट चेन चुनें। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देकर सबसे कम नंबर दें और पोजीशन नंबर जरूर लिखें। गलत नेमिंग का मतलब है स्ट्रक्चर की गलत समझ और एग्जाम में मार्क्स का सीधा नुकसान। तो अगली बार जब आप किसी केमिकल का IUPAC नाम देखें तो उसे सिर्फ एक नाम की तरह ना देखें। वो उस मॉलिक्यूल का पूरा ब्लूप्रिंट है, एक कहानी जो उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और यहाँ तक कि हमारे शरीर पर उसके असर के बारे में भी बताती है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर IUPAC जैसा सिस्टमैटिक नेमिंग सिस्टम कभी बना ही नहीं होता, तो क्या ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन और मॉडर्न मेडिसिन आज उस लेवल पर पहुंच पाते जहां वो है? बिना एक कॉमन लैंग्वेज के क्या दुनिया भर के हजारों केमिस्ट्स का ज्ञान कभी एक साथ जुड़ पाता? इसके बारे में सोचिएगा।